हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द राना अकेडमी। सो देखिए, आप ऑलरेडी जानते हैं कि हमने क्लास 10th आईसीएसई केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है नाइट्रिक एसिड, वो हमने स्टार्ट किया हुआ है। एंड लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। आज के लेक्चर के अंदर हम केमिकल प्रॉपर्टीज स्टडी करेंगे, बट केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा होने की वजह से हम इसको दो पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम पार्ट 1 करेंगे जिसमें आधे आपके जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो डिस्कस हो जाएंगे। और हाँ, ऊपर जितने भी चैनल और जो पेजेस दिए गए हैं उनके जो लिंक्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली जो केमिकल प्रॉपर्टी हमने स्टडी करनी है उसका नाम है स्टेबिलिटी। क्या ये कितना स्टेबल है उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात आपको मैं यहाँ पे अच्छे से क्लियर कर दूं कि वैसे तो अगर मैं बात करता हूँ एक प्योर प्योर नाइट्रिक एसिड की, तो ये ज़्यादा स्टेबल नहीं होता। इट इज़ अनस्टेबल। ठीक है, ये क्या होता है? अनस्टेबल होता है इन द प्रेजेंस ऑफ हीट और सनलाइट। देखिए, बात बहुत सिंपल है। हाईली अनस्टेबल होने की वजह से जब हमारे नाइट्रिक एसिड को अंडर द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इवन एट रूम टेम्परेचर रखा जाएगा तो वो आपका जल्दी से डिकम्पोज हो जाता है। और वो डिकम्पोज होकर, जैसे हमारे पास क्या है, दिस इज नाइट्रिक एसिड। ठीक है, और नाइट्रिक एसिड जो है सनलाइट की प्रेजेंस में क्या होता है? डिकम्पोज, मतलब टूट जाता है। कैसे टूटेगा? एक तो बनाएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जो हमेशा ही बनाता है, आपको भी पता है। प्लस ये बनाएगा पानी, वाटर, एंड साथ में ऑक्सीजन, दैट इज O2। तो एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में जो डिकम्पोज होता है ना, इस गैस की वजह से ही आपका जो नाइट्रिक एसिड है वो येलोइश ब्राउन कलर का हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि जब कभी किसी नाइट्रिक एसिड को, मान लीजिए हम बोतल के अंदर, मान लो एक कांच की बोतल ले लेते हैं, ट्रांसपेरेंट कांच की बोतल में इस नाइट्रिक एसिड को हम डाल देते हैं और इसको रखा जाता है मान लो सनलाइट के प्रेजेंस में। ठीक है, इवन एट रूम टेम्परेचर। तो आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि जो आपका लिक्विड है, ये जो हमारे पास नाइट्रिक एसिड है, ये एक्चुअली धीरे धीरे येलोइश कलर का होना शुरू हो जाएगा। अब फिर वही सवाल मैंने कितनी बार आपको बताया कि एक नाइट्रिक एसिड का जो येलोइश कलर है वो इसलिए पैदा होता है या इसलिए वो होता है क्योंकि उसके अंदर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हमें मिलती है। अब बात आती है सर, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हमें कहां से मिलती है? तो सिंपल सी बात है कि नाइट्रिक एसिड को अगर सनलाइट की प्रेजेंस में रखा जाता है तो वो डिकम्पोज होता है, जिसकी वजह से हमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलता है और ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इसको येलोइश कलर जो है वो दे देता है। तो अब बात आ जाती है कि सर इसका इक्वेशन, जो बैलेंस्ड इक्वेशन है वो कैसे होगी। मैं आपको करके दिखाता हूं, बहुत ज्यादा सिंपल है। तो सबसे पहले आएगा HNO3, ये हमारा नाइट्रिक एसिड हो गया। और जैसे मैंने आपको कहा कि इवन स्मॉल अमाउंट ऑफ, इवन एट रूम टेम्परेचर की बात करता हूँ, सनलाइट की प्रेजेंस में, है ना, ये टूट जाता है। किसमें था? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, दैट इज NO2, और साथ में पानी बनाएगा, दैट इज H2O, और लास्ट में क्या बनाया था मैंने आपका? ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन साथ में बनाता है ना, बहुत सिंपल। बैलेंस की बात रह जाती है, तो मैंने आपको पहले भी इसके बारे में बताया हुआ है कि ये आपका 4 होता है, ये आपका 4 हो जाएगा, ये आपका 2 आएगा, एंड लास्ट वाला एज इट इज रहेगा। तो ये आपका प्रॉपर्ली यहां पर बैलेंस हो गया है। तो अब ये येलोइश ना हो आपका सोल्यूशन, इसी वजह से हम क्या करते हैं कि जब कभी भी हम उसको किसी भी कंटेनर में, ग्लास के कंटेनर में रखते हैं, तो वो जो कंटेनर है वो कलर्ड होता है। पहली बात तो क्या होता है? कलर्ड होता है। आप कभी भी चेक कर लेना, जब कभी भी एक लेबोरेटरी के अंदर आप नाइट्रिक एसिड देखोगे ना किसी बोतल के अंदर, तो वो ज्यादातर ब्लैकिश कलर या ब्राउनिश कलर के ग्लास के अंदर होता है। वो इसलिए होता है ताकि वो सनलाइट जो है वो उसको अवॉइड कर सके, एंड और ताकि वो जो आपका जो एसिड है वो कलरलेस ही रहे, आपका ब्राउनिश कलर का ना हो। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको कलर्ड कंटेनर्स के अंदर रखा जाता है या कलर्ड बोटल्स के अंदर उसको रखा जाता है। सो आई होप आपको ये जो स्टेबिलिटी है वो अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। वेरी गुड। चलिए अब आपको मैं इसकी एसिडिक प्रॉपर्टी के बारे में बताता हूं। अब हमें बात करनी है इसके एसिडिक प्रॉपर्टीज के बारे में। मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से समझाता हूं कि हमारा जो HNO3 है, जिसको हम नाइट्रिक एसिड बोलते हैं,
पहली बात तो ये कि एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग मोनो बेसिक एसिड होता है, मोनो बेसिक एसिड होता है आपका। स्ट्रॉन्ग मोनो बेसिक एसिड का मतलब होता है कि अगर मैं एक HNO3 के बारे में बात करूं जो कि एक एक्वा स्टेट के अंदर है, और अगर मैं उसको क्या करता हूं आयोनाइज, ठीक है, आयोनाइज अगर इसको मैं करूं तो ये मैं आपको करके दिखाता हूं। जैसे HNO3 है ना, तो ये क्या होगा, इसके जितने भी आपके आयंस जो जितने भी आपके मॉलिक्यूल्स हैं वो कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं इस फॉर्म में, H पॉजिटिव आयन और साथ में नाइट्रेट आयन NO3 नेगेटिव। हाँ, तो ये हो गया आपका नाइट्रेट आयन के अंदर। तो मोनो वर्ड क्यों आया, क्योंकि इसमें एक H पॉजिटिव आयन मिलता है, मतलब एक मॉलिक्यूल सिर्फ एक H पॉजिटिव आयन आपका देता है ना, इस वजह से ये मोनोबेसिक आपका होगा। ठीक है, तो ये जो मैंने अभी आपको बताया ये है इस, अच्छा ये एक्वा स्टेट के अंदर है, तो मैं इसके साथ में यहाँ पे AQ लिख देता हूं, बस लिखा जाए तभी ना। हाँ अब ठीक है। तो नहीं ये नहीं अब मानेगा, रुको अब देखते हैं। हाँ बच गया। ओके, सो कहने का मतलब ये है कि HNO3 जो है ये हमारा स्ट्रॉन्ग मोनोबेसिक एसिड होता है, और जब भी ये आपका आयनाइज होगा कंप्लीटली आयनाइज हो जाता है, इसलिए बहुत स्ट्रॉन्ग नेचर का आपका ये होता है। अब इस एसिडिक प्रॉपर्टी के अंदर ना कई सारे सब पार्ट्स हैं, अब एक एक करके उन सभी को स्टडी करते हैं। देखिए सबसे पहले हमारे पास आता है रिएक्शन विद एल्कलीज। आप भी जानते हैं कि अगर एक एसिड किसी एल्कली से मिलता है तो वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, जिसकी वजह से हमें सॉल्ट एंड वाटर मिलता है। तो यहां पर भी कुछ ऐसे होगा। तो सबसे पहले क्या करेगा, ये करेगा न्यूट्रलाइज। क्या करेगा, न्यूट्रलाइज, न्यूट्रलाइजेस एल्कलीज। क्या देने के लिए, टू गिव सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। जब कभी एसिड और बेस आपस में मिलेंगे तो ऑब्वियसली सॉल्ट एंड वाटर आपका बनता है, और उसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। अच्छा, तो अगर मान लीजिए मेरे पास कोई भी मेटल ऑक्साइड है, अगर मान लीजिए, ठीक है, या मेटल हाइड्रोक्साइड है मेरे पास, क्या है, हाइड्रोक्साइड है, और अगर इनको मैं रिएक्ट करवाता हूं डाइल्यूट HNO3 के साथ, HNO3 के साथ, तो वो पता है मुझे क्या देंगे, ऑब्वियस है सॉल्ट एंड वाटर, मतलब मेटल के नाइट्रेट्स देंगे प्लस पानी देंगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका मेटल नाइट्रेट, ठीक है, प्लस पानी, दैट इज वाटर। अब इसमें कई सारी एग्जांपल्स हैं जो आप चाहें तो प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने लिए। किसी का भी एग्जांपल ले लेता हूं, एक काम करता हूं मैं, दो आपके लिए ऑक्साइड ले लेता हूं, दो आपके हाइड्रोक्साइड का, थोड़ा इजी हो जाएगा। जैसे पोटेशियम ऑक्साइड लेता हूं पहले तो मैं, तो K2O पोटेशियम ऑक्साइड हो गया। अब इसको मुझे रिएक्ट करवाना है HNO3 के साथ। याद रखना प्लीज, ये डाइल्यूट की बात मैं अभी कर रहा हूं, मैं ये सब जितने भी एसिड लूंगा मैं डाइल्यूट ले रहा हूं, उसके नेचर के बारे में बता रहा हूं आपको मैं। तो जब ये आपका रिएक्ट करेगा तो मेटल नाइट्रेट, मतलब ये बन जाएगा आपका KNO3, और साथ में पानी तो बनना ही बनना है, दैट इज H2O, H2O। बात रह थी सिर्फ इसको बैलेंस करने की, तो मैं आपको बताता हूँ, ये आपका K है, N है, और 3, पोटेशियम 2 है ना आपके, तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, और ये बैलेंस हो जाएगा। तो इस तरीके से आप आसानी से वाला कर सकते हैं। चलिए, कॉपर ऑक्साइड ये रहा CuO, इसको हम क्यूप्रिक ऑक्साइड भी बोल देते हैं अपना। तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम HNO3 के साथ इसको मिला दो, तो ये इस कॉपर की वैलेंसी 2 होती है, इसलिए CuNO3 होल ट्वाइस यहाँ पे ऐसे आएगा, प्लस पानी तो बनेगा ही बनेगा। बस ना वैलेंसी का थोड़ा ध्यान रखा करो, वैलेंसी में गलती ना हो, तो उसके बेसिस में ये प्रोडक्ट बनाने बहुत ही आसान हो जाते हैं। तो ये CuO हो गया, ये HNO3 हो गया, CuNO3 होल ट्वाइस प्लस H2O, ये आपके पास है, इसको बैलेंस करना है तो 2 यहाँ पे आ जाएगा, तो ऑटोमेटिकली सारा ये आपका बैलेंस हो जाएगा। तो ये तो ऑक्साइड का एग्जाम्पल है ना। अब हाइड्रोक्साइड का एग्जाम्पल देता हूँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेता हूँ, जैसे कि NaOH ये ले लेता हूँ। अब इस कंडीशन के अंदर अगर मैं HNO3 करूंगा, कुछ नहीं है यार, सोडियम नाइट्रेट बन जाएगा आपका, दैट इज NaNO3, और साथ में आपका H2O
ओ आपका बन जाएगा। तो इसमें बैलेंस करने के लिए कोई एक्स्ट्रा नंबर्स हमें यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये हो चुका है ऑटोमेटिकली। और एक और कर देता हूँ, फेरिक हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं, FeOH होल थ्राइस, थ्राइस है ना ये, तो ये फेरिक लिया जाएगा, प्लस हमारे पास आ जाएगा HNO3। अब आप इसको जब इसके साथ रिएक्ट करवाएंगे तो ध्यान रखें Fe की जो वैलेंसी है वो 3 है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तो ये बनेगा फेरिक नाइट्रेट, मतलब FeNO3 का होल थ्राइस आएगा यहाँ पे, प्लस पानी तो बनेगा ही बनेगा, ठीक है, तो ये आपका बनेगा ही बनेगा। तो सबसे पहले NO3 के थ्राइस है ना, इसको थ्राइस तो करना ही पड़ेगा आपको, और H हमारा 3 है और 3 3 6, तो यहाँ पर 3 आपके यहाँ पे भी आ जाएगा। तो आई थिंक ये बैलेंस हो गया होगा, क्योंकि OH नेगेटिव है ना, O हमारे पास 3 है, 3 3 आई थिंक हो गया, यस। तो इस तरीके से बेटा आपका प्रॉपर्ली यहाँ पे बैलेंस हो जाता है। आई होप ये वाला पार्ट आपको समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल है, पहला पार्ट है, कोई इतना मुश्किल तो है नहीं है, बट आपने बस इसमें एक बात का ध्यान रखना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि हमारे जब भी वो एल्कली से टकराएगा, तो एल्कली से टकराने की वजह से ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को हमें देगा। न्यूट्रलाइजेशन मतलब होता है कि एसिडिक और बेसिक नेचर एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, ना वो एसिडिक रहता है ना वो बेसिक रहता है, सॉल्ट जो है उसका पीएच स्केल 7 हो जाता है, मतलब वो आपका न्यूट्रल नेचर में आ जाता है। तो ये मतलब होता है बेटा इसके अंदर, ठीक है, इजी है, आराम से आई होप आप ये कर सकते हो। चलिए अब हम बात करते हैं रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। तो ये कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स में ना आपको समझ में आना चाहिए कि कार्बोनेट्स का मतलब होता है CO3, और अगर मैं बाइकार्बोनेट की बात करता तो उसमें H लग जाता है, तो HCO3 उसके साथ लगा होता है। तो ये थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। बाकी देखो सिंपल सी बात आपको मैं बता देता हूं कि अगर मेरे पास कोई भी मेटल कार्बोनेट्स हैं या बाइकार्बोनेट्स हैं, ठीक है, जब कभी भी आपके किससे रिएक्ट करेंगे, एसिड से रिएक्ट करेंगे जो कि HNO3 है आपका, तो उस कंडीशन के अंदर हमेशा याद रखें, पहली बात तो मेटल नाइट्रेट तो बनेगा ही बनेगा आपका, ठीक है, जो मेटल नाइट्रेट है, ठीक है, वो तो आपका बनेगा ही बनेगा, बट साथ में अब क्या होगा कि पानी भी बनेगा, बट साथ में क्या होगा, क्योंकि ये कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट्स हैं, इसी वजह से यहां पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो आपकी गैस रिलीज होती है। तो इसी तरह अगर मैं आपको सल्फाइड या बाइसल्फाइड्स के बारे में बताऊंगा तो वहां पे सल्फर डाइऑक्साइड को रिलीज कर देंगे। तो मतलब ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हमने पहले भी पढ़ी हुई हैं। तो बस ये समझ लीजिए कि एसिड एंड बेसिस में हमने बहुत अच्छे से स्टडी किया हुआ है सारा कुछ। तो ये उसका एडवांस वर्जन समझ लो, सब स्पेसिफिक वर्जन समझ लो कि मैं नाइट्रिक एसिड को लेकर स्टडी कर रहा हूँ बस, ठीक है। तो देखिए एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट आपके सामने यहाँ पे है, इसको HNO3 के साथ हम रिएक्ट करा देते हैं। अब जैसे इसको रिएक्ट करवाएंगे तो पहले तो बना दो अपना कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम नाइट्रेट दैट इज NO3, और क्योंकि इसकी वैलेंसी 2 है तो इसलिए यहाँ पर नीचे 2 आएगा, ठीक है, प्लस पानी रहेगा एंड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे ही आपका रहेगा। एरो ऊपर जरूर लगाएं, ये बताने के लिए कि हमें ये गैशियस स्टेट में हमें मिल रहा है और आसानी से आप ये कर पाओगे। बाकी इसको 2 कर दो तो इसमें हाइड्रोजन 2 सेटिस्फाई होता है, NO2 भी, बाकी सब सेटिस्फाइड है। तो इस तरीके से बेटा आप अपना ये आसानी से कर सकते हो। एक में आपको करा देता हूं बाइकार्बोनेट वाला भी, ठीक है, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट ले लेते हैं, तो NaHCO3, ये जो HCO3 होते हैं ना, इसकी वैलेंसी जो है वो -1 की होती है, तो Na+1 है, तो इस हो जाएगा, कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पे आएगा HNO3। वैसे सबसे बढ़िया जो होता है ना वो बाइकार्बोनेट्स वाला ही होता है, या सोडियम के साथ वाला होता है, क्योंकि उसमें ना बैलेंसिंग थोड़ी कम करनी पड़ती है हमें। सो पहले तो वो सिंपल बनेगा NaNO3, ठीक है, सोडियम नाइट्रेट तो बनेगा ही बनेगा आपका, प्लस पानी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब बनेगा। बस उसके बाद आपने बैलेंसिंग करना है, मतलब फर्क कुछ नहीं है, बस बैलेंसिंग का थोड़ा ध्यान रखना है। पर जब सोडियम वाला आप लेते हो उसमें बैलेंसिंग करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ऑटोमेटिकली बैलेंस हो चुका है, क्योंकि आपका HCO3 जो है वो सेपरेट हो जाएगा, H और HH2O बना देता है CO3, मतलब ये सब बैलेंस हो जाता है ऑटोमेटिकली आपका, ठीक है। तो इस तरीके से आपने अपना कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स के जो रिएक्शंस हैं वो आपने लिखनी है। आई होप ये क्लियर हो गया है ना। चलिए
अब नेक्स्ट जो है मैं आपको लेके चलता हूं अबाउट द रिएक्शन विद द मेटालिक सल्फाइड्स एंड बाइसल्फाइड्स। बहुत ही ज्यादा सिंपल है। सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में बता दूं कि हम यहां पे बात कर रहे हैं सल्फाइड्स एंड बाइसल्फाइड्स की, तो इसका मतलब हुआ कि इसमें हमारा सल्फर डाइऑक्साइड जो है एज अ गैस वो इवॉल्व होगा। तो क्या होता है ना, आपको बेसिक बाई प्रोडक्ट्स याद होने चाहिए, रिएक्शन तो बहुत ज्यादा सिंपल होती हैं आपकी। देखिए सबसे पहले मैं आपको यहां पर मैं कह देता हूं कि ये जो मेटालिक सल्फाइड्स एंड बाइसल्फाइड्स हैं, आप अगर इसको HNO3 के साथ मिला देते हो जो कि डाइल्यूट फॉर्म में, वो पिछले वाला भी डाइल्यूट फॉर्म में था, डाइल्यूट फॉर्म में जब भी होता है तो वो क्या बनाता है, मेटालिक नाइट्रेट तो बनाएगा ही बनाएगा। पहली बात तो मैं आपको बता चुका हूं यार अब ये, ठीक है, नाइट्रेट, मेटालिक नाइट्रेट तो बनाएगा बनाएगा, प्लस आपका H2O बनाएगा बनाएगा। बट साथ ही साथ हमारा इस केस में क्या होता है कि सल्फर डाइऑक्साइड ऐसा गैस वो जरूर इवॉल्व होती है। ठीक है, चाहे आप जी लिख दो चाहे आप एरो पर लगा दो, बात एक ही होती है आपकी। चलिए एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लीजिए मेरे पास है पोटेशियम सल्फाइड, अगर मैं लेता हूं तो सल्फाइड की वैलेंसी 2 होती है ना, K2SO3, ये हमारे पास आ गया पोटेशियम सल्फाइड। इसको आप HNO3 के साथ अपना मिला दो, तो मिला दोगे तो क्या बनेगा, वैसे KNO3 बनेगा सबसे पहले आपके पास, प्लस आपका बन जाएगा H2O, प्लस आपका बनेगा SO2, और इसको ऊपर की तरफ एरो लगा देता हूं तो लीजिए ये बन गया। हाँ, बैलेंस करने हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो इसलिए मैं कर देता हूँ, ये H2 है ना तो यहाँ पे ट्वाइस कर देता हूँ, और सिमिलरली यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। तो देखिए आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये बैलेंस हो जाता है। बहुत सिंपल है, आराम से आप ये कर सकते हो। एक एग्जांपल आपको बाइसल्फाइड वाला भी मैं दे देता हूँ, जैसे कि कैल्शियम बाइसल्फाइड ले लेते हैं हम अपना, जैसे Ca कैल्शियम है हमारे पास, HSO3 ये बाइसल्फाइड हो गया आपका, और कैल्शियम की जो वैलेंसी है वो 2 होती है पॉजिटिव, तो इसलिए 2 लगा देता हूँ यहाँ पे, इसकी तो -1 होती है। तो ये हमारे पास यहाँ पे आ गया है। अब इसको मुझे रिएक्ट कराना है HNO3 के साथ। आप भी जानते हो अच्छे से कि ऐसे सिचुएशन में कैल्शियम नाइट्रेट तो बनेगा ही, NO3 होल ट्वाइस ये बनेगा, प्लस पानी तो बनेगा ही बनेगा, प्लस आपका SO2 जो है वो भी आपका बनता है। बात रह जाती है इसको बैलेंस करने की, NO2 है आपका तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, हाइड्रोजन 2 हो गया, सल्फर भी 2 है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा आपके पास। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए 2 यहाँ पे भी आपका लगेगा। तो लीजिए, तो इस तरीके से आपका ये पूरा का पूरा बैलेंस यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, बहुत इजी है, आराम से आप इसको कर सकते हो। मेन बात यह है कि आपने ये समझना है कि एज अ बाई प्रोडक्ट आपका क्या बन रहा है, और अगर आपको ये बात अच्छे से क्लियर हो जाएगी फिर बाकी में कोई ज्यादा टेंशन आपकी होगी नहीं। ठीक है ना। चलिए अब हमें बात करनी है कि आपका, क्योंकि ये एसिडिक नेचर का है, तो अगर मैं इसको ब्लू लिटमस में डालूंगा तो क्या बिहेवियर होगा। अब देखो जो बाकी एसिड बिहेव करते हैं बिल्कुल वैसे आपने इसको भी दिखाना है। तो अगर तो आप लेते हो ब्लू लिटमस, तो आपको पता है एसिडिक नेचर होने की वजह से ये उसको रेड कलर में कर देगा। तो ये आपका सबसे पहला पॉइंटर हो गया। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज का याद है आपको, मिथाइल ऑरेंज, ई नहीं आएगा यहाँ पे, ई नहीं आएगा, मैं इसको थोड़ा सा आपके लिए स्ट्रिक कर देता हूं, ई नहीं आएगा आपके पास। तो मिथाइल ऑरेंज अगर आप लेते हो तो क्या होगा, वो आपका पिंक में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, फिनोफ्थलीन का याद होगा आपको, अगर वो बेस हो तो कलर चेंज होता है, अगर एसिड हो तो कलर कभी चेंज नहीं होता। तो यही यहां पे होने वाला है। पहले तो फिनोल्फिथीन, आई थिंक यही इसका, नहीं EIN होता है। ओहो, ये तो ये सारा ही जो मेरा करता है ना, ये बड़ी प्रॉब्लम आती है। सो यहाँ पे आएगा PHTHAEIN, हाँ ये ठीक है। ओके, सो वैसे ये कलरलेस होता है, और एसिड के प्रेजेंस में ये भी आपका अभी का भी कलरलेस का कलरलेस ही हमें दिखाएगा। ठीक है जी। तो आई होप आपको ये किस में टर्न होता, कौन सा कलर आपका है वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं कुछ स्टडी कर ली हैं, एंड आई होप आपको ये जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच।